नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा थंबनेल पर आज जो अपने सेशन लेके आया है वो लेके आया अपन हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो आप भी 10th आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो गणित का पेपर होता है उसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और सब्सक्राइब और शेयर करना आप ना भूलें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको ये पूरा संपूर्ण सोल्यूशन आपको पता चलना चाहिए कि आपने द्विवार्षिक का पेपर कैसे दिया। इसी के एक्सेप्टेड आपको ईयरली एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगा उसकी तैयारी को जोरों शोरों से बढ़ा देना है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 का गणित का पेपर है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 100 सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए मोटिवेशन कोट क्या कहता है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, अरे सुनना रे, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है मेरे प्रिय, आपको क्या करना है, चिड़िया की तरह तिनका तिनका छोटी छोटी कोशिशें करके आपको फिर सफलता हासिल होगी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना चिड़िया की तरह आपको छोटी छोटी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत आपको एक ये जैसे घोंसला बनाती है उसी प्रकार आपको कोशिश करके छोटी छोटी कोशिशें करके आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 का पेपर है गणित का। ठीक है, तो इसका पहला सवाल क्या था मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित दे, ये आपको डाटा आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुलक। अब देखो जब अपन बहुलक की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, बहुलक 2 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें ज़्यादा अंक कौन सा रिपीट हो रहा है, अधिक बार जो अंक रिपीट होता है वो बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत बार रिपीट होने वाला। एक ही अंक अगर सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है तो वो उसका बहुलक कहलाता है। जैसे 2 देखो, 2 यहाँ है सीरीज में, एक यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब 4 बार रिपीट हो रहा है। इस आंकड़े में 2 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो बहु से बन गया बहुलक जो बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर क्या होगा, 2, जिसका बे यानी 2 याद 2 आंसर होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ इसमें इस पहले का आंसर क्या हो गया, 2। बहुलक आंकड़ों के लिए जब सारणी बनानी होती है तो उसके लिए आपको पता है, ये प्रश्न नंबर 16 जो आपको पता ही है ना मेरे विद्यार्थियों, आपको दे रखा है पेपर में भी बताऊंगा। उसके लिए आंकड़ों की सारणी के लिए आपको बहुलक निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। अब L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, पता होना चाहिए। H बराबर वर्ग अंतराल होता है, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों का एक सेशन अलग से लेके आऊँगा 10th बोर्ड के लिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपको दुविधा ना हो। तो ध्यान रखना, पहले का उत्तर क्या हो गया, 2। अब इसका अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना, बहुलक अब कभी भी आए तो उड़ा देना उसको। बंटन देर का 1, 3, 2, 5, 6 का माध्यक आपको निकालना है। क्या निकालना, माध्यक। अब देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन छोटे छोटे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि इस बंटन के अंदर पहले काउंट करो कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 एक विषम संख्या है, देखिए इधर 5 एक विषम संख्या है, तो आपको 5 एक विषम संख्या, उसमें 1 जोड़कर 2 कर देना। वह पद जो क्या होता है बेटा, वो 3, 4, 5 डिजिट, तो 5 डिजिट है, तो 5 + 1 वा पद 6/2, यानी कि 6 आ गया। 6/2 3 वा पद क्या है, 2 आपका आंसर हो गया। माध्यिका कितनी होगी इसकी, 2 होगी। अब देखो जब सम होता है तो सम होने पर जब डिजिट सम होते हैं, अभी तो ये विषम था तो अपन ने 1 जोड़ा, सम होता है तो आपको n/2 करना है सिर्फ, है ना। n/2 जैसे मान लो 4 आया तो 4/2 कर देना, 2 यानी 2 वा पद, है ना मेरे प्रिय। ध्यान रखना, सीरीज का 2वां पद आपका माध्यिका होती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 7, 9, 15, 4 का समांतर माध्यिका। अब ये तो बहुत ईजी है, समांतर माध्य को अपन को बोलते हैं औसत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो तीसरे का सॉल्यूशन, समांतर माध्य को अपन क्या बोलते हैं, औसत कहते हैं। ध्यान रखना, अब इसका सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों, कुल आंकड़े कितने हैं, तो आंकड़ों का योग आया 40 और कुल आंकड़े थे 5, आंसर कितना आ गया, इसके माध्य कितना हो गया, समांतर माध्य, यह हो गया 8। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 2, 5, 8, 11 में अगला पद, इसमें A1, A2, A3, A4, A5 आपको निकालना है। ठीक है, A5 क्या होगा, तो देखो A5, A4 दे रखा है, तो अगला पद जब भी आपको निकालना होता है तो उसके पहले वाले पद में D जोड़ दो। अब आपको पता है D है, इस सीरीज में D क्या है, D होता है बेटा A2 में से A1 घटाने पर आपको D मिलेगा, सीरीज का है ना। AP में से आपको A2 - A1 करोगे तो आपको D का देखना, इसमें 3 का अंतर है। D का मतलब होता है
डिफरेंट कितने कितने का है, तो डिफरेंट 3 3 का है। अब बताओ 11 प्लस डी, यानी कि अब चौथे पद में अगर मैं इसमें सारवंतर जोड़ देता हूँ, डी बराबर होता है सारवंतर, तो इसमें आ गया 14, तो A5 अगला पद क्या होगा बेटा 14 होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देख लो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। पांचवा देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यांक है, ये अल्फा और बीटा दो शून्यांक होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के दो शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनका योग का मान क्या होगा। आपको पता है जब दो शून्यांक होते हैं तो उनका अल्फा प्लस बीटा जब करते हैं अपन शून्यांकों का योग, देखिए मेरे विद्यार्थी एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ आपको, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर कितना होता है -b/a होता है, ध्यान रखना -b/a होता है। और गुणा क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा गुणा होता है c/a, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से बोर्ड में। फिर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है मेरे विद्यार्थी। देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी दे रखी है 15 13 11 9 में सारवंतर आपको निकालना है। एबीसीडी वाले सवाल है ये सारे, देखो इसमें एपी दे रखी है आपको, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या दे रखी है 15 13 11 9 में श्रेणी में A1 A2 A3 A4 और डी आपको निकालना है, डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब डी आपको कैसे निकलता है, A2 में से A1 घटाओ, मैंने पहले बोला था ना सीरीज का, A2 में से A1 घटा दो तो ये आ जाएगा 13 - 15 यानी कि -2 आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां सवाल, निम्नलिखित रेखीय समीकरण में युग्म x + y = 5 और x - y = 1 का हल है। इसमें आपको x + y = 5 और x - y = 1 का हल क्या होगा, यानी x की जगह कितना रखूंगी 5 आ जाए और y की जगह कितना रखूंगी आपको 5 मिल जाए। x और y की जगह आपको वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू आपको एबीसीडी में दे रखी है और इसको आपको समीकरण को संतुष्ट करना है। तो देखो x = 3 और y = 2 रखता हूँ, तो 3 + 2 कितने हो गए 5 और 3 - 2 कितने हो गए 1 आ गया, बैठ गया, तो इसका आंसर क्या होगा a होगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। a यानी कि x = 3 और y = 2, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार देख लीजिए सॉल्यूशन, इसमें x = 3 और y = कितना होगा 2 होगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता था, 8वां प्रश्न ये कहता है कि रेखिक युग्म दे रखा है आपको a1 x + b1 y + c1 = 0, a2 x + b2 y + c2 = 0 के लिए अद्वितीय हल होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अद्वितीय हल के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। अद्वितीय हल कब होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब a1/a2 करते हैं वो नॉट इक्वल आता है किसके b1/b2 और वो भी नॉट इक्वल आता है c1/c2, तो ये होते हैं अद्वितीय हल की स्थिति, याद रखना है ना। किसी बहुपद के कोई हल नहीं होने की स्थिति में a1/a2 इक्वल टू आता है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू आता है c1/c2 के, ठीक है मेरे प्रिय। अनेक हल के लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ a1 a2 कैसे निकलता है, अब आपको देख एक सीरीज दे रही क्योंकि a1 x + b1 y + c एक अचर संख्या होती है ना c1, इसको कर देते हैं। इसी प्रकार a2 x + b2 y + c2 = 0 और = 0, तो इस यहाँ से अपन इसको डिवाइड करके अपन पता कर सकते हैं हल कितने होंगे, अनंत होंगे है ना, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन हमको ये कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के लिए आपको बताने के अद्वितीय हल होंगे। केवल क्या हल स्थिति बतानी है आपको, ठीक है। इसमें कौन सी स्थिति लगेगी, जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। रेखिक समीकरण आपको दे रखी है एक ये और एक ये, ठीक है। रेखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 1 होती है, उसे बोलते हैं अपन रेखिक समीकरण। इसमें a1 a2 मैंने लिख लिए जो दे रखा है यहाँ से सारणी से, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसमें आपको पता है मैंने जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको a1 1/-3 बराबर 1/-3 बराबर नॉट है, नहीं है 5/1 है, तो कोई हल वाली स्थिति नहीं है। देखो ये वाली पोजीशन लागू हो रही है इसमें, आप देखोगे तो ये वाली स्थिति है ना, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं वाली स्थिति लग रही है, तो इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है मेरे पे। 90 का आंसर ये होगा, 90% का आंसर, ठीक है। अब अपन 10वें प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण आपको अब द्विघात समीकरण ये दे रखी है मूल समान है तो k का मान बताओ। अब आपको पता है जब मूल समान होते हैं तो अपन इसको 0 के बराबर रखते हैं। मूल कैसे निकालते हैं अपन किसी बहुपद की, ये देखिए इधर द्विघात समीकरण है, ये दे रखी है आपको द्विघात समीकरण, व्यापक रूप है ये, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये मूल समान होने पर आपको पता है ये मूल निकालने का फॉर्मूला होता है श्रद्धा आचार्य सूत्र से लिया गया अपना, ठीक है। क्या होता है b² - 4ac को अपन 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है, तो आपके मूल समान है, ठीक है। अगर अपन b² - 4ac को अगर बड़ा आता है 0 से और b² - 4ac का मान छोटा आता है 0 से, तो बताओ इस वाली स्थितियों में क्या क्या होता है, जल्दी बताना। मूल समान है, कब काल्पनिक होंगे और मूल समान नहीं होंगे, ठीक है, मुझे
बताना कमेंट पे नीचे करके। अब बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब यहाँ मूल समान है तो अपन इसको 0 को बराबर रखेंगे, और मूल समान होने पर क्या होता है, वास्तविक और बराबर होते हैं उसके मूल। दिया गया द्विपद आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। अधिकतम घात कितनी होती है, 2। अब देखिए, मैंने जब इसको इस सूत्र में रखा और 0 को बराबर रखा तो k का मान कितना आया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 4 आया। अब k का मान जब 4 आया, आपको पूछा k का मान निकालना है, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने k का मान कितना निकाल दिया, k का मान आ गया 4। अब बताओ, इस द्विघात समीकरण में a बराबर क्या देता है, a था, b बराबर -k था, c बराबर था 4। देख लो, मैंने यहाँ से रखा इस द्विघात समीकरण से, और k का मान कितना आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 4 आ गया। आप जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालें। अब माध्य आपको कैसे निकालना होता है, माध्य आपको देखो x दे रखा है, y दे रखा है, आपको पता है माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब जब सिग्मा fx बटा सिग्मा f करोगे, सिग्मा f क्या होती है, f यानी होती है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अब आपको ऊपर वाली संख्या ये f है और नीचे वाली संख्या नहीं, सॉरी हाँ, f इंटू एक्स। अब आपने जब इसको f और x को गुना करोगे, ये f मान लो इसको, y को, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये और ऊपर वाली संख्या को x मान लो, तो f इंटू एक्स करोगे तो गुना करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और गुना करने पर आप जब इसका भाग दोगे, है ना, तो सोल्यूशन कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका सोल्यूशन आएगा 7.07। ये आंसर आएगा आपके, ठीक है। इसको देख लेना एक बार ढंग से तरीके से। सिग्मा f इंटू एक्स करना पड़ता है, सिग्मा f इसको मान लो और x इसको मान लो, तो f इंटू एक्स करने पर इनका जोड़ करना है। सिग्मा क्या बताता है यहाँ पर, सिग्मा बताता है जोड़, है ना, सिग्मा f की जोड़ कर दो, है ना, टोटल जो सिग्मा f है बारंबारता उनको जोड़ दो, और f इंटू एक्स करने के बाद उनको भी जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, फिर आपको इसमें भाग देना है, फिर आपका आएगा 7.07। सिग्मा ये बताता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिग्मा ये बताता है, गणित का ये सिंबल बताता है कि आपको जोड़ करनी है, ठीक है, और चिन्ह भी जोड़ के आएगा, ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, एग्जाम का अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिसको आता है वो कर लेता होगा। देखिए, ये आपको दे रखे 4 अपरिमेय संख्या दे रखी, इसमें बताया अपरिमेय संख्या बतानी, ये कुछ परिमेय संख्या भी इसमें आपको अपरिमेय संख्या बतानी। तो देखिए इधर अपरिमेय संख्या बताओ, तो इसमें ये और ये में देखिए, पहले में देखिए 7√5। अब रूट में कोई भी संख्या होती है वो परिमेय होती है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये अपरिमेय तो ये हो गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें अधिकतर बचे 3 + √5 - √5। अब देखिए इधर 3 + √5 - √5, 5 √5 कट जाएगा तो कितना बचा, 3, ये परिमेय है। 5 + √3 ये अपरिमेय है, कोई नहीं होगा इसका सोल्यूशन। 3 √5 प्लस इंटू, है ना, 3 √5 इंटू √5, तो देखो √5 गुना होकर कितना हो जाएगा, 5 और 3 × 15, ये परिमेय है। तो अपरिमेय कितनी हो गई, एक तो ये और एक ये दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जब इसके मूल बराबर है। अब जब मूल बराबर होते हैं तो मैंने जस्ट आपको बताया ये है कि जब मूल बराबर होते हैं तो आपको पता है इस b² - 4ac का मान 0 के बराबर रखना होता है। अब द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, k का मान आपको निकालना है, a b c का मान मैंने यहाँ से रख दिया, और इस सीरीज में जब रखा तो k का मान कितना आया, √24 कितना आया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, √24 आपका k का मान आया है, ठीक है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, विविक्तिकर आपको ज्ञात करना है। विविक्तिकर का विविक्तितर है ना, विविक्तितर आपको याद करना है। विविक्तितर का मतलब होता है मूल, इसका मतलब भी क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मूल होता है, ध्यान रखना। अब मूल आपको कंडीशन मैंने बता रखी है, मूल कैसे याद करते हैं, मूल याद करने की 4 विधियाँ है ना। आपको पता है x² - 4x + 5 समीकरण दे रखी है आपको, ठीक है। अब आपको मूल वास्तविक कब होंगे, अब बताओ कमेंट सेशन में, वास्तविक मूल कब होंगे, b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, है ना। मूल बराबर कब होते हैं, वास्तविक और बराबर, जब इसका मान 0 के बराबर होता है। और काल्पनिक कब होते हैं, जब इसका मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो, जब मूल आपको पता है a² - 4 ये b² - 4ac है। अब इसमें आपको बताना है कि इसकी क्या स्थिति है, मूल क्या है, मूल की वैरायटी बतानी है। तो पहले आपको यहाँ से a b c का मान यहाँ रखना है इसमें। अब बताइए कितना आ रहा है, ABC का मान जब मैंने रखा तो ये आंसर सोल्व किया। अब मुझे पता नहीं है, स्थिति तो मुझे पता नहीं है, मूल विविक्तिकरण का मूल वास्तविक होंगे या क्या होंगे, तो -24 आंसर आया। अब -24 क्या होता है, -24 0 से भी छोटा होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब 0 बड़ा होता है, तो इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक है, ध्यान रखना। मूल क्या है, काल्पनिक है, तो ध्यान रखना। इसका सोल्यूशन करके आप लिख सकते थे, मूल क्या है, मूल काल्पनिक होते हैं, ध्यान रखना। अब देर का गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी है। अब गुणनखंड विधि आपने थिएटर से पढ़ी होगी, है ना। गुणनखंड विधि मूल ज्ञात करने की आपको पता है 3 विधियाँ होती है, मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है। देखो गुणनखंड विधि ये है, एक है श्रीधराचार्य विधि, है ना, क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी, श्रीधराचार्य विधि, ध्यान रखना, ठीक है। और एक है पूर्ण वर्ग विधि, कौन सी है, पूर्ण
वर्ग विधि। तो ध्यान रखना ये तीनों विधियाँ आपको क्या निकलवाएगी, आपको मूल ज्ञात करवाने के लिए तीनों विधियाँ काम में ली जाती है। श्रद्धाचार्य सूत्र से तो अपन देखना वो भी आपको बता क्या है। श्रद्धाचार्य सूत्र देखिए, बी स्क्वायर प्लस माइनस है ना रूट बी स्क्वायर माइनस ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन गुणनखंड विधि की बात करते हैं। गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको दे रखा है। अब आपको देखो ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ इसका गुणांक क्या होता है ए, यानी कि सबसे पहले आपको ए को सी से गुणा कराना है। ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा ए होता है, और बी क्या होता है -3। देखो ए क्या है 1, बी क्या है -3, सी क्या है -10। ए को गुणा कराओ सी से तो ए को गुणा कराया सी से 10 है। अब दो संख्या ऐसी सोचो जिसको गुणा कराने पर तो कितना आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, ये आ जाना चाहिए 3। तो मैंने देखा 5 × 2 करने पर तो आता है 10, और 5 में से जब 2 घटाता हूँ तो कितना आता है 3। तो अब बैठ गई बात, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 5 - 2। ध्यान रखना गुणा करने पर तो आपको ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर या आपको ये आना, घटा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन इस ए को सी से पहले गुणा कराना पड़ेगा। तो देखो मैंने इसकी 3 की जगह 5 - 2 रखा, और एक्स स्क्वायर माइनस ये इसको एक्स को अंदर गुणा करा है, 5x - 2x - 10 = 0। अब मैंने इस माइनस को अंदर गुणा कराया तो माइनस का 5x माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस 2x माइनस का 10 = 0। तो अब मैं इसको इसके साथ और इसके साथ जोड़े बनाया, तो इसको इसके साथ में क्या कॉमन आया, एक्स कॉमन आ रहा है तो x - 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया तो x - 5। ये जो आप यहाँ बन रहा है कॉमन में, तो ये का ये यहाँ बनना चाहिए। तो एक बार मैंने क्या कर दिया, x - 5 = 0, तो इसको 0 रखा, 0 के बराबर रख दो। एक बार इसके 0 के बराबर रख दो, एक x और +2, एक बार ये ले लो, ये कॉमन है तो 1 आ जाएगा, और ये इसके साथ ये है। तो x - 5 = 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5, और x + 2 = 0, तो x का मान आ जाएगा -2। प्लस माइनस चेंज होता है, पता है ना आपको, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड विधि है ना, ध्यान रखना ऐसे होती है गुणनखंड विधि। अब आता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता है 16% मैंने बताया था आपको सूत्र, आपको पता है किसी भी आंकड़ों का बहुलक आपको निकालना है तो बहुलक के लिए कौन सा सूत्र बताया था मैंने, अभी आप जस्ट आपको बताया, बताइए कौन सा सूत्र। पहले प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बहुलक के लिए आपको ये सूत्र निकालना होता है। ध्यान रखना, बहुलक आंकड़ों के लिए सारणी के लिए ये सूत्र आपको ने लिखा होगा, उसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, नंबर मिल जाएंगे उसको बंदे को, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ध्यान रखना ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है आपका 46 रुपये। इस स्थिति में बीजगणित रूप में लिखो। अब बीजगणित रूप में होता है कि x और y के टर्म में लिखना आपको, ठीक है, मानना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए माना कि x पेंसिल कितनी है x, कलम कितना है y, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना 50 रुपये, तो 5x + 7y = 50 हो गया। 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये, तो 7x + 7y = कितना हो गया 40। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और समीकरण नंबर 2 यही तो बीजगणित रूप है इसका, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। अब संख्या 158 को आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, ठीक है, आप निकाल सकते हो किसी भी संख्या अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने निकाला 2 × 2 × 3 × 13 को गुणा किया तो ये आ गया 156, ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, नहीं ये वाला 19वां, द्विघात समीकरण x स्क्वायर के शून्यांकों तथा गुणनफलों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, आपको शून्यांक और गुणनफलों के बीच में क्या संबंध है आपको बताना है। देखिए ये द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, है ना। अब द्विघात समीकरण में आपको पता है इसके शून्यांक, अब पहले तो ये इसमें a b और c पता कीजिए। a b c मैंने पता कर लिया, -x a है, सॉरी b क्या है, b है -2। ध्यान रखना b क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, -2 है, और c -8 है, और a बराबर क्या 1 है, ठीक है। अब मुझे पता है शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये मैंने बताया था आपको, उसमें पूछा भी गया था, है ना, ये क्वेश्चन आपको आया भी था 1 नंबर में। अल्फा + बीटा कितना होता है -b/। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन होगा 4 और -2 कहाँ से है। जब इसका आप गुणनखंड करोगे ना मेरे पे, एक विधि गुणनखंड विधि से जब मूल, ये 4 और -2 क्या मूल है, ये इसके मूल है 4 और -2। आप इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना, 4 और -2 आएंगे। अब इसके मूल आ गए 4 और -2, तो ये हो गया अल्फा, और इसको मान लिया मैंने बीटा, ठीक है, वो शून्यांक है, अल्फा जो बीटा 2 आ गए। आप जब इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे ना, ये इस तरह से जब इसको सोल्व करोगे ना, तो 2 मान आए, x का मान -5 और 2 आया। इसी प्रकार मैंने इसको गुणनखंड विधि से सोल्व किया, तो ये 4 और -2 है, तो ये इसके मूल है, इसका मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा × बीटा किया तो कितना आया, अल्फा + बीटा, शून्यांकों का योग है ना, तो अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा किया तो 4 - 2 आया। 4 - 2 का मतलब कितना आ गया, या 2 आ गया, इसका मतलब इधर भी कितना आ गया 2, तो ये हो गया, इसका मतलब ये बराबर है, शून्यांकों का योग बराबर है। शून्यांकों गुणा अल्फा कितना है, अल्फा 4 है, और बीटा कितना है, बीटा है -2, तो 4
4 × 2, 4 × 2 कितना होता है, 4 × 2 हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों -8, माइनस का 2 है यहाँ पर, है ना। और आपको पता है और अल्फा × बीटा C/A होता है, C/A होता है, ध्यान रखना। C/A का ये प्लस माइनस ध्यान रखना, C/A होता है। C का मतलब यहाँ कितना देर का, C -8 देर का, और A का मान आपको पता है 1 है। A का मान कितना 1, तो इसका मतलब -8, इधर भी -8, इधर भी -8, इसका मतलब बराबर है। शून्यांकों का योग भी ठीक निकाल दिया और शून्यांकों का गुणनफल भी क्या आपस में बराबर है। तो संबंध आपको ये बताना था, ठीक है। पहले आपको मूल निकालने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा वही शून्यांक होते हैं, फिर आपको शून्यांकों का योग का सूत्र ये होता है, इसको -b/a। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये प्लस का आपको रखना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि बताइए कि परिमेय संख्या 13/31/25 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे निकालना चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका सॉल्यूशन अभी अपन करते हैं, शांत और अशांत वाला। देखिए अब देखिए इधर ये है 13/21/25, इसका रूल ये क्वेश्चन, ये आपको पता है चौथी प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका जो हर होता है इसका मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा, और अभाज्य गुणनखंड करने पर मैं इसको इस वाले रूप में तोड़ूंगा। ये प्रमेय है, ध्यान रखना, कि 5 की घात m और × 2 की घात n के रूप में इसको मैं क्या करूँगा, तोड़ूंगा। अगर ये आ जाता है तो फिर मेरा क्या गया, शांत हो गया। अब इसको जब 31/25 क्या लिखता हूँ, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर तो है नहीं, तो 2 की पावर 0 मान लो, तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन है तो ये रूप बन रहा है ना। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आना चाहिए। 5 और 2 के अलावा 3 आ गया, 3 की घात तो पूरा अशांत होगा, लेकिन यहाँ 5 का रूप बनना चाहिए या फिर 2 का रूप नहीं, या फिर दोनों का साथ में रूप बनना चाहिए, तो ये हो गया शांत। लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या आती है ना तो वो अशांत होता है, ये ध्यान रखना। इसको गुणनखंड तो करने पड़ेंगे और आपको ये पहचान निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको किस तरह रूप में लिख सकता हूँ भाई, देखो 5 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 है, आपको पता ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये शांत है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन करते हैं। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, इसके शून्यांकों का योग आपको दे रखा है और गुणनफल आपको दे रखा है। योग दे रखा है 4 और गुणा दे रखा है 1, तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण याद करनी है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ द्विघात समीकरण याद करने की। मैंने क्या बताया, तुलना कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा × बीटा क्या, c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, 4। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण और a का मान पता करना है, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण बनानी है ना। तो देखिए 4 इधर है, इसका मतलब इधर भी क्या आना चाहिए, b का मान क्या रखूं, मतलब देखिए अब देखना इधर ढंग से, यहाँ पर मैं तुलना करनी है -b/a और c/a। अब जो a यहाँ है वो भी a यहाँ होगा, इसका मतलब मैंने a को 1 माना, a का मान मैंने 1 मान लिया। इसका मतलब जब इसका मान 1 माना तो b का मान कितना आएगा, b का मान -4 आएगा। कैसे पता है क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 4 आया है, इसका मतलब जब a बराबर 1 हो जाएगा तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, -4 है आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 4 का b का मान कितना लिखूँगा, b का मान -4 लिखूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा ये बराबर होना चाहिए, तुलना करने के निकाल सकते हो आप। और c/a ये तो आपका a पता चल गया 1 है, b बराबर -4 है। अब c बराबर 1, c बराबर 1 क्यों, क्योंकि अल्फा × बीटा कितना 1 है। अब मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ 1 है तो ऊपर क्या रखूँ, ऊपर मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, 1 ही रखना पड़ेगा, 1 बराबर 1। तो ये आ गया मेरे द्विघात समीकरण x² - 4x + 1 बराबर 0। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, मेरे को तुलना करनी थी कि -b/a। देखो a जो ये संख्या यहाँ होगी वो भी यहाँ होगी, तो एक संख्या ऐसी सोचो, अभी b का मान यहाँ 4 लाना है तो क्या रखूँगा, तो यहाँ नीचे 1 है, तो देखिए यहाँ -b होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, +4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, +4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस का होगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान है ना। तो b का मान मेरा -4 हो गया। जब भी यहाँ पर और आपको माइनस दिखे तो उसको यहाँ प्लस रखना है, और यहाँ प्लस दिखे तो यहाँ आपको माइनस रखना है, ठीक है। और यहाँ माइनस दिखे तो यहाँ आपको प्लस रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो। c बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर -4, ABC पता कर लिया तो मान रख दो। x का गुणा 1 होता है, x का गुणा b होता है, c एक अचर संख्या होती है, तो x² - 4x + 1 बराबर 0। इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने लायक सवाल है, ध्यान रखना। और इसका भी सोल्यूशन और करवा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। हाँ, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुपात दे रखे आपको a/a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके आपको निकालना है रेखिक समीकरण संगत या असंगत है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो दिया गया क्या है, आपको ये 2 समीकरणें दे रखी है ना, आपको रेखिक समीकरण दे रखी है। इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता क्या, तो इसमें देखिए तीनों बराबर नहीं आ रही एक दूसरे के, तीनों में कोई बराबर नहीं रिश्ता आ रहा है, तो ये क्या है, असंगत है। ध्यान रखना, तीनों में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगी, असंगत होगी, ध्यान रखना। अब देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। आपको क्या करनी है, जांच करके बतानी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर। तो इसका आपको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस ये देर का है। अब देखिए इधर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको 2 को अंदर गुना करें बंटन के नियम से, 2 4 6 -6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x आ गया। ठीक है, अब 2x को मैं इधर लेके जाऊँगा। ठीक है, अब 2x को उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऑलरेडी इधर है और ये इधर आके माइनस का 2x हो गया। इधर क्या चल रहा है, इधर इसको भी इधर ले आया तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब देखिए 2x और 2x माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। तो बन गई द्विघात समीकरण। जांच कर दी मैंने, ये ऐसे जांच करके बता दी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये मैंने बता दिया द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात 2 आ रही है और ये बी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का गुणांक है और ये अचर पद सी है। अब बताइए 24वां सवाल, एपी आपको दे रखा है, इसका 10वां पद आपको निकालना है। 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको एपी दे रखी है, इसका आपको अगला पद निकालना होता है। तो देखिए आपको एपी दे रखी है, 10वां पद आपको निकालना, तो ए 10 आपको निकालना है। एन का मान कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 10वां पद आपको निकालना, तो n बराबर आपको 10 रखने हैं। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है मेरे विद्यार्थियों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए 10, तो ए 10 ए क्या यहाँ पर प्रथम पद होता है। ए बराबर क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बराबर होता है प्रथम पद जो कि 2 है, और डी बराबर देखिए कितना है, A2 माइनस 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5। डी बराबर कितना आ गया 5, तो डी आपका 5 आ गया। A1 आपका 2 है, A2 आपका 7 है, आपको पता रहना है। तो यहाँ रख दो मान, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए 10 आपको निकालना है, ये ए है ना। ए 10 बराबर ए की जगह 2 रखा प्लस 10, एन की जगह एन कितना है 10, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ऐसे सोल्व करके मेरा ए 10 का 10वां पद क्या आया 32 आया। ध्यान रखना, आप सोल्व करके पता कर सकते हो। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एपी के समांतर श्रेणी से सवाल है। अब कह रहा है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होती है। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से, इसमें भी आपको श्रेणी बनानी पड़ती है। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल नंबर 7 से आया है, 5.5 जो प्रश्नावली उसका एग्जाम्पल नंबर 7 देख सकते हो आप। और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड में एक सवाल देखने को मिलेगा, देख लेना भले आप, ये मेरा वादा है आपसे। 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्या कहाँ से शुरू होगी, 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक यानी कि 1 12 है। अब बताता हूँ 9 तो एक ही अंक है ना, तो 12 15 18 ऐसे करते करते लास्ट पद क्या होगा 99 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A1 कितना देर का है 12, A2 कितना है 15, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, तो इसका मतलब D का मान कितना आ गया 3 का आ गया। n बराबर आपको निकालना है कि कितने पद होंगे, और आपको पता है an यानी अंतिमवा पद जो L कहलाता है वो देर का है, सीरीज में 99 है ना अंतिमवा पद। तो सीरीज का देखिए an बराबर सूत्र ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an आपको देर का है, जो अंतिमवा पद कितना है 99 है ना, और a बराबर कितना 12 n माइनस 1 इंटू डी। n आपको याद करना। अब ऐसे करके इस 12 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये आ गया 87, इधर n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 87 में मैंने इस 3 को इधर ले आया तो 3 का भाग दिया तो 29 आया, n माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना है 30 पद होंगे जो 2 अंक के होंगे, है ना, 2 अंक के होंगे और 3 का पूरा भाग जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 7वां सवाल है, इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड में सवाल देखने को मिलेगा। अब आइए अगला सवाल 26वां। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। इसका आपको एलसीएम निकाल दीजिए, कितना इजी इक्वेशन है एलसीएम निकालने का। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए ये है एलसीएम निकालने का तरीका, है ना। इसमें भाग देते रहिए, इसमें आपको जब तक देने जब तक तीनों जगह एक एक नहीं आ जाए। ज़बरदस्ती भाग, देखिए यहाँ 2 का भाग जाता है तो दीजिए, इसको में नहीं जाता इसको एच डी रखिए, इसमें नहीं जाता इसको एच डी रखिए। ऐसे करके मैंने इसका एलसीएम कितना निकाल दिया, एलसीएम निकाल गया मैंने 420 आएगा एलसीएम। कितना आएगा मेरे विद्यार्थियों 420 एलसीएम आएगा, देख लेना ढंग से। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि संख्या 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात, हाईएस्ट कॉमन मल्टीफैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना। एचसीएफ आपको निकालना है ना। इसका महत्तम समापवर्तक आपको निकालना होता है। अब देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, अब जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो ये ट्रिक होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसकी ट्रिक है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए बालक क्यों रो रहा है, ए बालक क्यों रो रहा है, ये ट्रिक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है जब भाग करते हैं अपन, है ना, तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ भाज्य होता है, ध्यान रखना। यहाँ अपन लिखते हैं भागफल, क्या लिखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भागफल लिखते हैं। यहाँ जिसका भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, क्या कहलाता है भाजक। और नीचे क्या होता है शेषफल होता है, नीचे क्या होता है शेषफल होता है। इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्यू,
कोफिशिएंट। अब मैंने इस भाज्य है ना, इस भाज्य को मान लिया ए और भाज्य को मान लिया बी। अब देखिए तरीका क्या होता है, यूक्लिड के द्वारा कैसे करते हैं, यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा अंक को इधर रख दीजिए, वो आपका भाज्य बन जाएगा। सबसे छोटे अंक को आप भाजक मान लीजिए। अब मैं इससे 135 को किससे गुणा कराऊं कि या तो 225 आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो मैंने इसको 1 से गुणा कराया तो 125 35 से कम 135 बचा। अब मैं क्या करना, जितना आता है गुणा कराने पर 225 में से आपको 135 घटाना है। तो पीछे कितना बचता है, शेष पर 90। कितना बचता है, 90। तो इन 90 को आर की जगह रख दो प्लस आर करके। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करना है, इस 135 को बाहर ले लो और इस 90 को किससे गुणा कराऊं कि या तो 135 आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो 90 को 1 से गुणा कराया तो 90 एकम 90। अब 135 में से 90 घटाओ तो कितना बचता है, पीछे बचता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 45। इस 45 को रख दो शेष पल की जगह। अब इस 90 को बाहर निकालो, इस 45 को किससे गुणा कराऊं कि या तो 90 आ जाए इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो 45 को मैंने 2 से गुणा कराया, 45 दूना 90 आ गया, शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब जब 0 आ जाता है शेषफल, जब शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो आपका जो ये बी होता है उस सीरीज में, ये बी ही आपका क्या करता है, HCF कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक 45 तो क्या हो गया Q और B कितना हो गया 2, है ना, 2 से गुणा कराया ना मैंने। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, HCF आ गया आपका 2। ध्यान रखना ये यूक्लिड के द्वारा है, इंपॉर्टेंट भी है इस बार के लिए, है ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको देखिए 27वां क्वेश्चन, आपको तो माध्य निकालना है। मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता दूंगा एक नए सेशन के अंदर, ठीक है, ताकि ये सेशन अपना लंबा नहीं हो। फिर अपन 29वां सवाल में आपको क्या निकालना, बहुलक निकालना है। वो जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना पहले क्वेश्चन में, उसके फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। फिर ये अथवा में एक सवाल और आया, इसका आपको क्या निकालना, इसका आपको पूछा है माध्यक निकालिए। माध्यक और माध्यिका एक ही होती है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये माध्यक और माध्यिका, है ना, माध्य का एक ही चीज़ होती है, मीडियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बता दूंगा मैं आपको। फिर 30वां सवाल कह रहा है कि ये आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। आपको एक्स और वाई के 3 मान निकाल दीजिए और आपको ग्राफ में पुटअप करने थे, ठीक है। फिर आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के रेखीय युग्म के बदल कर हल कीजिए। अब इसको रेखीय युग्म बदलना पड़ता है। अब रेखीय युग्म का मतलब होता है कि इसको समीकरण बनाओ, है ना, इस तरह से बनाओ। आपको देर का डी, आपको देर का AN, आपको देर का N और SN ज्ञात करना। ये होता है समांतर श्रेणी के योगफलों का सूत्र, है ना, ध्यान रखना SN। तो देखिए करते हैं, AP आपको देर की है, इसमें 5 देर का, D 3 देर का, AN आपको 50 देर का है। सर्वप्रथम मैंने क्या कर दिया, सर्वप्रथम मैंने AN वाला फॉर्मूला लगाया और AN वाला फॉर्मूला लगा के मैंने N बराबर आपको कितना निकाल दिया, 10 निकाल दिया। क्योंकि देखिए इसमें A देर का है, AN देर का है ना, और आपको D देर का है, तो N ही तो निकालना। N कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब N बराबर 10 आ गया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इधर अगले स्टेप में क्या करना है मुझे, N बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो अब मुझे SN वाला फॉर्मूला लगाना है कि SN बराबर N/2। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ से, ये होता है 2A प्लस N-1 इंटू D। ये है समांतर श्रेणी के जितने भी AP पद होते हैं उसमें योगफल का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, SN बराबर N/2। अब यहाँ से 2A को क्या लिख सकते हैं, A प्लस A लिख लूँ इस 2A को, है ना, 2A प्लस यहाँ जगह N-1 इंटू D। अब मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये D है ना, ये D है, ध्यान रखना। तो ये बन गया बेटा SN बराबर N/2, ये आ जाएगा A प्लस इसको लिख लूँ AN, ये N वा पद ज्ञात करने का सूत्र बन गया, देखिए इधर ढंग से, ठीक है। अब आप योगफल निकाल दीजिए, योगफल निकाल दीजिए। आपको पता है आपको ये क्या क्या दे रखा है, देखिए इधर यहाँ से A D और AN दे रखा है, AN 50 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, तो SN, इस SN की जगह कितना, N की जगह कितना रखूँगा, आपको N की जगह 10 रखना है। इसका मतलब S10 बराबर N की जगह 10/2 बटा हुआ A की जगह कितना रखूँगा 5 प्लस AN आपने कितना, AN दे रखा है कितना 50, तो यहाँ रख दूँगा मैं 50, ठीक है। और अब सोल्व कीजिए इसे, 10 2 से काटा कितना है 5, तो S10 बराबर 5 कोष्टक ये कितना हो गया 55, कितना हो गया ये 55। अब जब S10 बराबर S10 है ना बराबर, इसको गुणा करो 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, है ना, 5 5 जा 25 कैरी गया 2, 5 5 जा 25 और 2 कितना हो गए 27 तो 10 पदों का योगफल कितना आ गया 275 यानी 275 आ गया। ये है इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखना है ना। और इसी के साथ अब देखिए ये मैंने आपको लगभग सारे फॉर्मूले बता दिए। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो ये बड़ी बड़ी टेबलें है ये मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप बस जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। और जब आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे बताइए, और ये जो सॉल्यूशन बताइए ये फैक्ट है, एक्स्ट्रा चीज़ भी मैंने आपको बताई है इसके साथ, और ये क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा मैं ना, ध्यान, इसमें आपको AP बनानी पड़ती है। आप 31वां सवाल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लगभग
3-4 सवाल को छोड़ के सारा सोल्यूशन बता दिया, इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के आधार पर आपका बोर्ड का पेपर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था मोटिवेशन क्वाड इंपॉर्टेंट है ना, दिन का उठाना पड़ता है। इसी के साथ जय हिंद।